दिल्ली एनसीआर गायत्री परिवार के द्वारा इस 52वें वेबिनार में आप सभी का बहुत बड़ा स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा के दिव्य संरक्षण में, उनके आशीर्वाद से ये लगातार हमारा 52वां 52 वेबिनार है, एपिसोड है, और आप सबकी सहयोग से भी चल रहा है। और आज का विषय बड़ा इंपॉर्टेंट विषय का शुभारंभ करें, बात को आगे बढ़ाएं। उससे पहले आइए एक बार मिलकर के वेद मंत्र, देव मंत्र, गायत्री मंत्र हम लोग साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का बहुत बड़ा स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक, जैसे कि आप सभी को पता है, गर्भ का ज्ञान विज्ञान, और इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही विद्वान, बहुत ही सुपरिचित, गायत्री परिवार से जो लोग जुड़े हैं उनका लिए सुपरिचित नाम है, डॉक्टर संगीता सारस्वत हमारे बीच में है। मित्रों, आज का वेबिनार प्रारंभ हो, डॉक्टर संगीता सारस्वत जी का आपके पास इंट्रोडक्शन आया, उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय आज का है, आप समझे, है ना। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे ज्यादा योग्य बने, सुंदर बने, उनसे ज्यादा हंसपुस बने, उनसे ज्यादा जीनियस बने, हैं, संस्कारवान बने। कोई बिल्कुल अगर जीवन के निकृष्ट स्तर पर भी वो माता पिता भी चाहते हैं कि उनके संस्कारों के अंदर मेरे से कोई ज्यादा, अलग तरह से पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सारी की सारी बातें ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रावर्ड्स दुनिया में है, और जबकि ये प्रक्रिया अंदर से चालू होती है। इस प्रक्रिया के बारे में बहुत सारा ज्ञान अभी नहीं है ना। कहाँ से चालू होती है, चाहे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन सब के बच्चे प्लानिंग से नहीं हो रहे हैं। इंसिडेंटल कह सकते हैं, एक्सीडेंटल कह सकते हैं, जो कुछ भी कहिए आप, बहुत अच्छे वर्ड नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है। वो प्लानिंग कैसे होगी, क्या होगी, इसको समझने के लिए बिल्कुल इस विषय को जानना बहुत जरूरी है कि हम कैसे कर सकते हैं, ये काम कहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। कि इसलिए एक शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से एक प्रोग्राम चला, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, एक बहुत बड़ा अभियान चला है। क्यों चला है? इसलिए कि आने वाली दुनिया हमारे बच्चों पर निर्भर करती है, और वो बच्चों का निर्माण कैसे हो, ये विज्ञान हम लोग को पता नहीं है ना। अभी बहुत सारे लोग, सारी दुनिया के लोग काम कर रहे हैं कि 0 to 6 का जो एज है, ये एक ऐसा टाइम है कि जब बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है और उसका कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता। आफ्टर 7 चालू होता है। उस 0 से लेकर के 6 के बीच में यदि बच्चे को जो कुछ डाला जा सकता है, जो कुछ फीड किया जा सकता है, वो अद्भुत है, वो उसके सारी जिंदगी काम करता है। तो आइए आज के विषय का ध्यान में रखते हुए, दिल्ली एनसीआर के लोगों ने रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर रेखा से, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अगले 6 एपिसोड हम केवल इसी विषय पे रखें, और जरूरत पड़ेगी तो 1-2 एपिसोड और भी बढ़ाएंगे। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इस विषय को इससे चूक ना जाए। इसमें केवल न्यू पेरेंट्स ना जुड़े, जो बनने वाले अपकमिंग पेरेंट्स से नहीं जुड़े हैं, बल्कि वो लोग भी जुड़े जो सीनियर लोग हैं, वो लोग भी इसको करें, अपने उसमें रखें, और वो अपने आने वाली पीढ़ी को, दूसरे लोगों को इससे परिचित करें। तो अगले 6 जो एपिसोड हैं उनको मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में वो बता देता हूँ आपको। गर्भ का ज्ञान विज्ञान, जैसे आज हमारी आदरणीय डॉक्टर संगीता सारस्वत ले रही हैं, गर्भवती की आदर्श दिनचर्या कैसी हो, उसकी डेली लाइफ में मतलब प्रोग्राम कैसे बने, जिससे कि वो जो मनोवांछित रिजल्ट दे सके, डॉक्टर सरोज गुप्ता उस विषय को देंगी। गर्भावस्था में आहार, तो वो तो आप जानते हैं, डॉक्टर रेखा प्रकाश हैं, उनको एक्सपर्ट्स हैं इस विषय में, है ना। उसके आहार के द्वारा हम कैसे अपना बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। गर्भ संवाद बड़ा एक महत्वपूर्ण, है ना, वो कैसे उससे बातचीत कर सकते हैं, है ना। उसका जो 80% निर्माण माँ की कोख के अंदर हो जाता है ना, आने से पहले हो जाता है। तो वो 80% निर्माण में क्या क्या दे सकते हैं, वो फीडिंग, तो वो गर्भ संवाद है। डॉक्टर दर्शन बेन है गुजरात की, वो लेंगी। योग, ध्यान, प्राणायाम, ये बड़े महत्वपूर्ण टूल्स हैं जिनको अपना करके गर्भवती महिला जो चाहे प्राप्त कर सकती है। इसको हमारे एक युवा डॉक्टर मनीषा यादव गुड़गांव की है, वो लेंगी। गर्भ धारण की पूर्व की तैयारी, प्लानिंग, ये विषय थोड़ा सा अभी ज्यादा चर्चा में नहीं आया, लेकिन ये बहुत जरूरी हो गया कि हम प्लानिंग करके करेंगे, तो फिर निश्चित रूप से हम बिल्कुल जागरूक रहेंगे। उसको अर्पिता कटरे लेंगे। इसके अलावा भी कुछ जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर रेखा कहेंगी तो इसमें कुछ और जोड़े जा सकते हैं। मेरे पास कुछ और भी नाम आए हैं, लेकिन आपसे संपर्क करके करेंगे। खैर, एनीवे,
आज के एपिसोड का प्रारंभ करते हैं। मैं डॉक्टर रेखा प्रकाश से निवेदन करूंगा कि हमारी आदरणीय डॉक्टर संगीता सारस्वत जी का परिचय दें हम सबके बीच में, और जो क्या विषय बोलने वाले हैं उसके विषय में बताएं और आमंत्रित करें। डॉक्टर रेखा प्रकाश, प्लीज। आप सुन पा रही हैं डॉक्टर का? हाँ जी। अभी भाई साहब प्रणाम, आदरणीय दीदी संगीता दीदी को प्रणाम और सभी परिजनों को हार्दिक अभिनंदन। आप सभी ने, जैसे आदरणीय प्रदीप राव जी भाई साहब ने जानकारी दी है, अब लगातार आप 6-7 हफ्ते गर्भ संस्कार की सीरीज को देखेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो भी भाई साहब ने कुछ पॉइंट्स बताए वो सबको लिया जाएगा। आज गर्भ का वैज्ञानिक प्रतिपादन हम देखेंगे और उसमें उस गर्भ के वैज्ञानिक प्रतिपादन को ले रही हैं आज हमारी आदरणीय डॉक्टर संगीता सारस्वत दीदी, जो कि कानपुर से हैं। आदरणीय दीदी का परिचय तो बहुत विशाल है, मतलब मैं जितना इनके बारे में बोलूं उतना कम है, लेकिन आज के समय को देखते हुए हम बताएंगे कि आदरणीय दीदी ने MBBS और MS की शिक्षा जो है वो आगरा के कॉलेज से उन्होंने ग्रहण की, और दीदी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अपना इनका निजी नर्सिंग होम है बहुत बड़ा, और उसमें ये बहुत अच्छे से गर्भ संस्कार पर पूरा कार्य करती हैं। गर्भवती बहनों को ट्रेनिंग देने से लेकर के तो जितनी जागरूकता फैलानी है वो सारा काम दीदी करती है, और इनसे ही प्रेरणा लेके हम लोग भी आगे बढ़ते रहते हैं। तो और सबसे बड़ी बात तो ये कि गुरुदेव की सबसे समर्पित शिष्या हैं, और दीदी के जो पतिदेव हैं आदरणीय डॉक्टर सारस्वत जी, वो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और दोनों मिलकर बहुत गुरु कार्य करते हैं। अपने प्रोफेशन के साथ साथ वो मिशन के कार्यों को बहुत बड़ी गति दे रहे हैं, और दीदी ने पूरे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, IIM जितनी बड़ी बड़ी जहाँ भी सामाजिक संस्थाएं, उन सभी में गर्भ संस्कार के इस प्रोजेक्ट को खूब फैलाया है, देश विदेश में सब जगह फैलाया है। तो हम दीदी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमको आज गर्भ का ज्ञान विज्ञान समझाएं कि किस प्रकार से ये काम करता है, और हम भी जाने, और इसको हमको विराट व्यापक बनाने के लिए सबको इसको फैलाना है। ये नहीं कि भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो हम क्या करेंगे जानकर, हम जानकारी लेंगे और दूसरों तक फैलाएंगे तो भी ईश्वर का कार्य है ये। हम बाकी लोगों को तो सजग कर सकते हैं। तो आप सब बड़े ध्यान से आज 1 घंटा समर्पित भाव से आप इस वर्कशॉप को देखेंगे। बड़ा कीमती समय दीदी ने अपने व्यस्ततम समय में से दिया है, क्योंकि आज इन्होंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। दीदी के यहाँ पे तो कोर्सेज चालू हो गए यूनिवर्सिटीज में। हम लोग भी भाई साहब इसको प्रयास करेंगे, अभी सबका सहयोग लेकर के हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इस काम में आगे बढ़ेंगे और इसको बड़े व्यापक स्तर पर लेकर के जाएंगे। तो दीदी से निवेदन करते हैं कि अपनी स्क्रीन शेयर करके और हमको गर्भ का ज्ञान विज्ञान समझाएं। आदरणीय दीदी। धन्यवाद रेखा दीदी। सब कार्य भी गुरुदेव का है, कर भी वो ही रहे हैं। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी दिखाई दे रहा है। तो इसमें कोई भी हमारा योगदान बस इतना है कि हम पूर्ण समर्पण से लगे रहें। तो एक बार सभी को प्रणाम, विशेष करके हमारे दिल्ली NCR के समन्वयक आदरणीय प्रदीप भैया और आशुतोष भैया जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, रेखा दीदी जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम आज हो रहा है, और सभी परिजन जो आज जुड़े हुए हैं इसको समझने के लिए। तो जैसा आपको मालूम है आज का विषय है गर्भ का ज्ञान विज्ञान, अर्थात गर्भ में कैसे बच्चा डेवलप हो रहा है और फिजिकल बॉडी के साथ साथ उसकी मेंटल और इमोशनल बॉडी भी डेवलप हो रही है, और हम बच्चे को किस तरह से गर्भ से ही शिक्षित कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स ने आज प्रूव कर दिया है कि गर्भ में बच्चा देखता है, सुनता है, समझता है, और माँ से, वातावरण से, सभी तरह से वो पूर्णतः प्रभावित होता है। इसलिए उसको हम गर्भ से ही शिक्षित प्रशिक्षित कर सकते हैं। और गुरुदेव ने तो बहुत पहले ही इस विषय को लिख दिया है, उनके साहित्य को हम पढ़ेंगे तो उसी में सब का ज्ञान विज्ञान इस विषय का पूरा दिया हुआ। हम कह सकते हैं आज का विषय गर्भ के ज्ञान विज्ञान के साथ हम गर्भ संस्कार के ज्ञान विज्ञान पे भी प्रकाश डालेंगे। और जैसा हम सबको पता है कि गुरुदेव ने संस्कार परंपरा के अभिवर्धन के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया, और हर विषय के
आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ उन्होंने वैज्ञानिक पक्ष पर ध्यान देने के लिए जोर दिया। तो ये सूत्र वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का उन्हीं का दिया हुआ है, जिसको आज शांति कुंज हरिद्वार द्वारा आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी प्रोजेक्ट के रूप में परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी, जो हमारे प्रमुख हैं गायत्री परिवार के, एवं श्रद्धा जी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। और इसका स्वरूप जो आज आप देख रहे हैं, उसके पीछे अथक परिश्रम है हमारी आदरणीय गायत्री दीदी शर्मा जी का, जो इसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इस प्रोजेक्ट की। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, गायत्री माँ की दिव्य उपस्थिति को नमन करते हैं, सबकी सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, विशेष करके हमारी भावी माताओं के लिए विशेष प्रार्थना, जिससे उनकी प्रज्ञा, उनका विवेक जागृत हो और गर्भ संस्कार के जो विभिन्न क्रियाकलाप गतिविधियां चल रही हैं उसको वो समझे, अपनाएं, आत्मसात करें और एक नई पीढ़ी का निर्माण करें जो विवेकवान के साथ साथ संस्कारवान भी हो। आइए सस्वर एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये कार्यक्रम जो है एक तरह से युग परिवर्तन की आप नींव कह सकते हैं, क्योंकि युग परिवर्तन में गुरुदेव ने सूत्र दिए व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण के या युग निर्माण के। तो इसकी जो बेस है वो है व्यक्ति निर्माण। और जब हम व्यक्ति निर्माण के ऊपर गर्व से कार्य करेंगे तब डेफिनेटली हम गुरुदेव के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। और इसकी आवश्यकता आप देख रहे क्यों है? क्योंकि गुरुदेव ने तो कहा कि मानवीय चेतना देवत्व को प्राप्त कर सकती है और उसके माध्यम से स्वर्ग का अवतरण हो सकता है धरती पर। लेकिन हम इसके उलट आज देख रहे हैं कि मनुष्य इतना निकृष्ट जीवन जी रहा है, इतनी सुख सुविधाएं उसके जीवन में है जैसे मानवीय इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई, लेकिन उतनी अशांति, उतनी ही चिंताएं, उतना ही फ्रस्ट्रेशन उसके जीवन में आज हमें देखने को मिलता है। और इसको आप समाज में कैसे देख रहे हैं? वृद्धा आश्रमों की बढ़ती हुई संख्या, मानसिक रोगियों की संख्या, आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, कुपोषण कंट्रोल नहीं हो पा रहा, जिसे हमारी भाषा में कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इसमें कमी बहुत धीरे धीरे आ रही है। उतने प्रयास सफल नहीं हो रहे, बाल अपराध बढ़ते जा रहे हैं, यौन उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। तो हम क्या करें जो इस सब समस्याओं से निजात मिल सके और हम जैसा सोचते हैं अपने समाज और राष्ट्र के बारे में वैसा हम भारतवर्ष को ही नहीं संपूर्ण विश्व को बना सके। इसके लिए ये प्रोजेक्ट आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, जिसको हम गर्भोत्सव कार्यक्रम भी कहते हैं, और जिसके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को सज्जन, सुशील, प्रतिभाशाली, समुन्नत, सभ्य, प्रखर, एक ऑलराउंडर विद अ बैलेंस्ड IQ, EQ एंड SQ, ऐसी पीढ़ी का हम निर्माण कर सकते हैं। और ये शक्ति विधाता ने माँ को दी है सृजन की, मात्र कमी है तो संकल्प की। गुरुदेव अपने वांग में भावी पीढ़ी के नव निर्माण में लिखते हैं कि संतान तो कहीं भी जन्म ले सकती है, लेकिन सुसंतति का निर्माण करना पड़ता है और उस निर्माण के लिए माँ को आगे आना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। अर्थात हमको
सुसंतति को डिजाइन करना है, प्लान करना है, उसके लिए वैसा ही वातावरण बनाना है, वैसे ही जो क्रियाकलाप हम गर्भोत्सव कार्यक्रम में बताते हैं उसको माँ को अपनाना पड़ेगा। जैसे उन्नत खेती के लिए मात्र गुड क्वालिटी के बीज ही नहीं चाहिए, उसके लिए उर्वर भूमि भी चाहिए, खाद पानी चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, हवा पानी सब चाहिए। उसी प्रकार से हमारा केवल यही नहीं है कि हमने गुड क्वालिटी एग्स बना दिए, स्पर्म्स बना दिए दवाइयों के माध्यम से और माता को अच्छा भोजन दे दिया, लेकिन उसका आंतरिक वातावरण कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसे हैं, घर का वातावरण कैसा है, पति घर वाले उसको कितना सम्मान देते हैं, कितनी आत्मीयता है, कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण है घर का या क्लेशपूर्ण वातावरण है, ये सब तय करेगा कि आने वाली संतान कैसी हो। इसके उदाहरण गुरुदेव लिखते हैं कि ये जो टेक्निक थी वो हमारे पूर्वजों को ज्ञात थी, इसीलिए जब भगवान राम का आगमन हुआ उससे पहले उनके कुल में उनके सभी पूर्वजों ने तप किया, चाहे वो अज हो, दिलीप हो, रघु हो, दशरथ हो। महर्षि व्यास के आगमन से पहले उनकी 5 पीढ़ियों ने कठिन तपश्चर्या करी। स्वयं भगवान कृष्ण ने एक संतान प्रद्युम्न को जन्म देने से पहले 12 वर्ष तक बद्रीनाथ में तप किया। किसी स्त्री ने ईसा मसीह से एक बार पूछा, प्रभु ये बताइए कि संतान के जन्म देने से पहले कितने दिन पूर्व तैयारी करनी चाहिए? तो ईसा मसीह का जवाब था, संतान के आने से 100 वर्ष पूर्व। अब ये समझिए कि कितना इम्पोर्टेंट विषय है कि जब जेनेटिक पूल इंप्रूव करेगा जनरेशंस का, तब एक विलक्षण संतान हमारे घर में आती है। और वो एक साधारण चीज नहीं है। हमारी बच्चियों को ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कैरियर को प्राथमिकता देते हैं, नीट की तैयारी, IIT की तैयारी 4-4 साल 5-5 साल कंटिन्यूस बच्चे करते हैं, 8 से उनको कोर्स ज्वाइन करा दिया जाता है। तो जब जीवन का इतना बड़ा निर्णय है संतान को जन्म देना, जिससे पूरा समाज और राष्ट्र प्रभावित होता है, तो उसके लिए कोई तैयारी क्यों नहीं, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं? तो ये कार्यक्रम इस तरह से हमें इसके लिए जागरूक करता है और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये विज्ञान जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सबका सहयोग उसमें हमें चाहिए, जिससे हर समाज का हर वर्ग इसके प्रति जागरूक हो सके, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, आंगनवाड़ी हो, आशा बहनें हो, कोई भी वर्ग हो, लॉयर्स हो, इंजीनियर्स हो, तरह तरह के सामाजिक संगठन होते हैं, जैसे वैश्य संगठन होता है, कायस्थ संगठन होता है, कई तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे हम जा सकते हैं और अपनी इस PPT के माध्यम से उनको इस विषय से अवगत करा सकते हैं। दूसरा है इस कड़ी में हमारा संस्कार, जो हम कई वर्षों से कराते चले आ रहे हैं, लेकिन आज इसका स्वरूप बदल गया है। ये मात्र कर्मकांड नहीं है, इसमें हम गर्भवती माँ, उसके पति, घर वालों को शिक्षित करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि उनके आने वाली संतान के प्रति क्या कर्तव्य है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है गर्भवती माताओं की ट्रेनिंग, यानी गर्भवती माताओं को उन टूल्स में प्रशिक्षित करना जिसके माध्यम से वो आने वाली संतान का निर्माण कर सकती है। जैसे नियमित जप, ध्यान, तरह तरह के योगासन, गर्भावस्था में किए जाने वाले योगासन, प्राणायाम, गर्भ संगीत, गर्भ संवाद, स्वाध्याय और संतुलित सात्विक संस्कारित भोजन की रूपरेखा। और इसी को आप आने वाली अपनी वेब सीरीज में डिटेल में समझेंगे। तो पहले जब हम गर्भ संस्कार पर जाते हैं तो उससे पहले हमें जानना चाहिए कि संस्कार क्या है। आचार्य चरक ने संस्कार की डेफिनेशन दी है, संस्कारो ही गुणांतराधान मुच्यते, अर्थात
गुणों का आधान ही संस्कार। एडिंग वैल्यू, एडिंग वर्च्यूज टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैन बी सेड टू बी संस्कार। अब जैसे हम किसी धातु को, किसी चीज को जब ट्रीट करते हैं तो उसे कहते हैं, उसे हम संस्कारित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, हमने धरती से आयरन ओर निकाला तो वो मिट्टी से लथपथ होता है, फिर उसको ट्रीट करते हैं तो वो प्योर आयरन बनता है, फिर प्योर आयरन से हम इंस्ट्रूमेंट्स बना पाते हैं, फिर उसको फर्दर ट्रीट करते हैं तो वो प्योर स्टील बनता है, तो उससे बर्तन बनते हैं, फिर स्टील को हम और प्योरीफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं तो हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। तो लाइक दैट जब वो फर्दर ट्रीटमेंट हो रहा है, रिफाइनमेंट हो रहा है, उससे वो संस्कारित हो रही है धातु, उसकी प्योरिटी बढ़ती जा रही है, उसके गुण बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। सिमिलरली जब हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रिफाइन करते चले जाते हैं, पवित्र करते चले जाते हैं, उत्कृष्टता की ओर अग्रसर करते चले जाते हैं, उसको कहते हैं संस्कारित करना। और ये संस्कार परंपरा इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने, जो स्वयं अध्यात्म के, चेतना के वैज्ञानिक थे, स्कॉलर्स थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये संस्कार परंपरा डिजाइन करी जिससे मनुष्य चेतना का पतन ना हो सके। अगर हमें मानवीय चेतना को मनोविकारों से बचाना है, उसे निर्मल बनाना है, सुसंस्कृत बनाना है, तो उन्होंने कहा हमको ये संस्कार परंपरा अपनानी पड़ेगी, जो एक तरह के सूक्ष्म आध्यात्मिक उपचार थे और जो स्वयं में एक, क्या कहना चाहिए, ऑडियो विजुअल ऑटो सजेस्टिव टेक्निक्स थे। और ये चूंकि स्पेसिफिक एजेस में कराए जाते हैं, मतलब कि जब एक तरह का ट्रांजिशन हो रहा है लाइफ में, इसके लिए, इसीलिए ये मानवीय मनोविज्ञान पे, हमारे हार्मोन्स पे, हमारे जीन्स पे विशेष प्रभाव डालते हैं, जिसके द्वारा अचेतन मन पे जमे हुए जो कुसंस्कार है या जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको हम डिलीट कर देना चाहिए, वो साफ होते चले जाते हैं और हम सबकॉन्शियस ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है, तो विज्ञान की भाषा में अगर समझेंगे तो जैसे बार बार जिस विचार को हम मन में दोहराते हैं वो अल्टीमेटली हमारे कर्म के रूप में परिलक्षित होता है। फिर जिस कर्म को हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और जो आदतें होती हैं वो धीरे धीरे स्वभाव बन जाती हैं, और वो सबकॉन्शियस ब्रेन में हार्ड वायर्ड प्रोग्राम्स इन फॉर्म ऑफ संस्कार स्टोर हो जाती है। तो उसको डिलीट करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, वो केवल स्थूल स्तर पे नहीं, हमारे अंदर स्थूल के अलावा दो और शरीर हैं, सूक्ष्म और कारण, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी, और वैज्ञानिक इसको कंबाइंड रूप से रेफर करते हैं एनर्जी बॉडी के रूप में। तो अगर हम देखते हैं, जैसे क्वांटम फिजिक्स की अगर डेफिनेशन ले, तो क्वांटम फिजिक्स ने अब ये प्रूव कर दिया कि हमारी हर थॉट, हमारा हर एक क्या कहना चाहिए, भावना, फीलिंग, इमोशन, सब एक वाइब्रेशन है और ये ब्रह्मांड में जाता है। इसको हम एनर्जी वेव के रूप में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये हुआ कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो एक बड़ी एनर्जी फील्ड है, और जिसमें पदार्थ और चेतना इस तरह से मिले हुए हैं कि हम उनको अलग अलग हटा के स्टडी नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी में जो स्वयं 37.5 से 50 ट्रिलियन सेल्स की एक बड़ी कम्युनिटी ऑफ सेल्स है, और हर सेल में चेतना है, याददाश्त है, कॉन्शियसनेस है, इंटेलिजेंस है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को अगर हम समग्र रूप से समझना चाहें तो उसके लिए हमको चेतना और पदार्थ के समन्वय को समझना पड़ेगा, और यही है हमारा फिजिकल और एस्ट्रल एंड कॉजल, अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का विज्ञान। तो स्थूल में तो हम जो दिख रहे हैं, हमारा जो शरीर है, इस पे हम सारे अपने क्रियाकलाप करते हैं। सूक्ष्म में हमारे विचार रहते हैं, हमारी मेंटल बॉडी है, और कॉजल यानी कि कारण शरीर में हमारी भावनाएं रहती हैं।
और ये जो कंबाइंड एनर्जी बॉडी, जिसको हम सूक्ष्म और कारण कहते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है तो ये हमारे फिजिकल बॉडी को छोड़ करके एक माइक्रोचिप की तरह हमारी जो आत्मा है, प्योर कॉन्शियसनेस है, उसके साथ अटैच हो जाती है। इसीलिए हर आत्मा जबकि एक है, हर आत्मा परम ब्रह्म परमेश्वर का अंश है, प्योर है अपने आप में, लेकिन वो पर्टिकुलर जीवात्मा बन जाती है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्ट्रल एंड कॉजल बॉडी, लाइक अ माइक्रोचिप, जिसमें हमारा सारा डाटा स्टोर्ड है। वो हमारा जो कार्मिक अकाउंट है वो उसमें चिप में स्टोर्ड है, और वो हमको एक जीवात्मा बताती है। अब साथ में देखिए कि चेतन और अचेतन का विज्ञान क्या है। तो ये जो हमारी मेंटल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर हमारे मन का सेंटर है, उसके दो भाग हैं मुख्यतः, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। और ये जो अचेतन है ये बड़ा है, ये 90% होता है। ये गर्भ के 9 महीने और जैसा प्रदीप भैया ने बताया शुरू के 5-6 वर्ष तक सक्रिय रहता है, और उसके बाद चेतन टेक ओवर कर लेता है। अब इस चेतन में क्या स्टोर्ड है, सारे हमारे इस जीवन के, पिछले कई जीवन के सारी जो रिकॉर्डिंग है वो इसके अंदर स्टोर्ड है। जो हमारे मतलब हमारे मत हैं, हमारी बिलीफ्स हैं, हमारे याद अनुभूतियां हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारी जो स्किल्स है, वो सब इसके अंदर स्टोर्ड है। और ये जो प्रोग्राम्स हैं वो किसके इफेक्ट में बने, हमारे माता पिता के विचारों के अनुसार, जैसे हमको ट्रेन किया गया, या हमारे टीचर्स ने जो हमें बचपन में सिखाया, और जो हमारे आसपास का वातावरण था उससे हमने जो डाउनलोड किए प्रोग्राम्स, उससे ये हमारा अचेतन मस्तिष्क भरा हुआ है। और इसकी जो ट्रेनिंग है और क्लीनिंग है वो गर्भ में और गर्भ के बाद बचपन के 5-6 वर्ष में संभव होती है कि उस समय ये सक्रिय है। और जो चेतन है वो 10% है, लेकिन वो सक्रिय होता है 5-6 वर्ष के बाद। फिर भी छोटा होते हुए भी वो अचेतन को कंट्रोल कर सकता है संकल्प शक्ति के द्वारा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा गर्भ संस्कार क्या है, ये है हमारी गर्भवती माताओं की ट्रेनिंग, जिससे वो अपने चेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल करके, जागरूक रह के, सजग रह के, अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ अपने बच्चे के अचेतन मस्तिष्क में केवल वो प्रोग्राम डालें जो उनके सद्गुणों का विकास करे या उनके अंदर अच्छी आदतों को डालने में सफल हो सके। और यही सारे टूल्स हम आपको इसकी जो हमारी गर्भवती माताओं की शिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, उसमें बताते। इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं वो कि बच्चे का अचेतन जो है गर्भकाल से ही प्रोग्राम होता चला जाए। और आज की युवा पीढ़ी जो भटक रही है उसका कारण यही है कि हमने एज डॉक्टर्स या एज फैमिली मेंबर्स या समाज के हम जो घटक हैं, उन्होंने केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक स्वास्थ्य को निग्लेक्ट किया। तो इसी के लिए ये हमारा गर्भोत्सव कार्यक्रम बनाया गया है। गर्भोत्सव संस्कार कहते हैं उसको। गर्भोत्सव मीन्स उत्सव मनाइए। जब माँ गर्भवती हो, उसको मातृत्व का सुख प्रदान प्राप्त हो, तो उसका उत्सव मनना चाहिए। इसको वूम सेरेमनी भी कहा गया है, क्योंकि पुंसवन संस्कार से पूरा समाज रिलेट नहीं कर पाता। और ये किसी पर्टिकुलर धर्म, संप्रदाय, वर्ग का कार्यक्रम नहीं है, ये पूरा विज्ञान पे आधारित है। इसलिए इसको हमको घर घर तक ले जाना है। इसीलिए इसका एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम शांति कुंज द्वारा रख दिया गया, जिसको हम आज कह रहे हैं गर्भोत्सव संस्कार या वूम सेरेमनी। और इसका उद्देश्य है कि गर्भस्थ शिशु के तीनों शरीरों का परिशोधन हो सके। जैसे हमारे 3 शरीर हैं, ऐसे गर्भ में बच्चे के भी तीनों शरीर डेवलप कर रहे हैं। वो एक सिंगल सेल से अपनी यात्रा शुरू करता है और मल्टी मिलियन सेल्स का 9 महीने में 2.5-3 किलो का बच्चा बन जाता है। तो ये तो उसका शारीरिक विकास हुआ, साथ साथ उसकी मन, बुद्धि, अंतःकरण, इनका भी विकास हो रहा है माँ के विचार और माँ की भावनाओं के द्वारा। और इसकी रिसर्चेस हैं, तो क्या देखा उसमें वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, कि वो फिजिकली एक
प्रोटोप्लाज्म के छोटे से टुकड़े से वो मल्टी मिलियन सेल का बच्चा बन गया, जिसकी पूरा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है, बॉडी है, ऑर्गन्स है, सब है, शरीर पूरा अच्छे से विकसित हो गया, ब्रेन विकसित हो गया, सारे न्यूरोनल पाथवेज बन गए। साथ साथ भावनात्मक रूप से वो शुरू में कुछ ना महसूस करने वाले एक पिंड से ऐसा कहना चाहिए एक जीव बन जाता है जो कई सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस को भी रजिस्टर कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, समझ सकता है और उसके प्रति अपनी वो प्रतिक्रिया भी देता है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे करुणा हो, चाहे क्रोध हो, और यहाँ तक कि उसमें एक अहम भाव ईगो जिसे हम कहते हैं वो भी डेवलप हो जाता है लास्ट तक। तो ये गर्भोत्सव संस्कार पे आते हैं, जो अब एक कर्मकांड नहीं है मात्र, ये प्रजनन विज्ञान का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक शिक्षण है, जिसमें हम गर्भवती माँ के साथ उसके पति, उसके घर वालों को ये बताते हैं कि किस तरह से माँ का आहार, उसका लाइफस्टाइल, उसका एक सुव्यवस्थित, नियमित, स्वस्थ दिनचर्या और घर का प्रसन्नशाली, सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने से आने वाली पीढ़ी पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। फिर सबको संकल्प दिलाते हैं। गर्भवती माता के संकल्प अलग हैं, पति और घर वालों के संकल्प अलग हैं, और इसके द्वारा उनका इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि माँ और शिशु का समग्र स्वास्थ्य का संवर्धन इस समय किया जाए, जिससे कि पूरा बच्चा केवल शारीरिक नहीं, वो मानसिक रूप से, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो। और ये एक तरह का सूक्ष्म इलाज है, एक टीका है, जैसे टिटनेस का टीका गर्भवती माँ को लगवाया जाता है शारीरिक स्वास्थ्य के उद्देश्य से, उस तरह से गर्भ संस्कार का टीका भी आध्यात्मिक विकास के लिए लगाया जाना चाहिए। अब ये जो संस्कार है उसको तो लोग नहीं जानते, लेकिन वो विभिन्न रूपों में हम देखते हैं समाज में मनाते जरूर है। आज तो सभी लोग उसको बेबी शावर ही कहने लगे, जबकि ये क्रिश्चियंस का नाम था। बहुत भराई नहीं कहते, आज हिंदू भी, मुस्लिम शायद तहनीक कहते हो, नव ज्योति कहते हैं इसे पारसियों में। और ये केवल एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रह गया है, एक सामाजिक समारोह जिसमें कि पार्टी करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, गाना बजाना करते हैं, लगभग मतलब एक एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट तक उसका जो स्वरूप है वो रह गया है। और इसमें कोई भी शिक्षण माँ को और नहीं दिया जाता या घर वालों को। तो जहां भी आप देखें किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, वहां अपने परिजन जा करके ये गर्भ संस्कार के सही स्वरूप को उनके सामने रख सकते हैं। इस विज्ञान को हमारी प्राचीन काल की माताएं सभी अच्छे से जानती थी, चाहे वो रानी मदालसा हो, चाहे जीजाबाई हो, अभिमन्यु की कथा आप सब जानते हैं। रानी मदालसा विलक्षण थी, आत्मज्ञानी थी। उन्होंने अपने 3 शिशुओं को गर्भ से शिक्षा दी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार एक माया है, इसको त्याग और सत्य की खोज में जा। उनके 3 पुत्र, पहले 3 पुत्र 5 वर्ष के होते ही तप के लिए चले गए। उससे उनके पति ऋतुध्वज जो काशी नरेश थे चिंतित हुए, बोले रानी आप ऐसे बच्चों को भेज देंगी तो इस राजपाट को कौन संभालेगा। रानी मदालसा ने कहा अच्छा ऐसा है राजन, तो मैं अगली संतान आपको चक्रवर्ती सम्राट दूंगी। उन्होंने गर्भ से ही उस शिशु का शिक्षण शुरू कर दिया, अपने वातावरण को राजसी ठाट-बाट के अनुरूप बनाया। गर्भ से बच्चे की तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, कूटनीति, राजनीति की शिक्षा की, उसको गर्भ संवाद के माध्यम से ये बताना शुरू किया कि उसके आने वाले जीवन के कर्तव्य क्या होंगे। और ये हम कह सकते हैं शायद दुनिया का पहला गर्भ संवाद रहा होगा। रानी मदालसा का उदाहरण हमको मार्कंड पुराण में मिलता है। जीजाबाई की कहानी आप सब जानते हैं। शिवाजी के जन्म से पहले ही उनका संकल्प था कि मुझे स्वराज प्राप्त करने वाली संतान चाहिए। शकुंतला ने, माँ सीता ने पतियों के बिना अपने संतानों का लालन पोषण किया। तो ये बात हमको इन उदाहरणों के साथ अपनी गर्भवती माताओं को देनी है कि उनकी परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत हो, घर वालों का सपोर्ट ना हो, पति इतनी बात ना समझते हो, तब भी बच्चे के निर्माण की जो
का कार्य है वो उनकी जिम्मेदारी है और वो अकेले चाहें तो निभा सकती है। अभिमन्यु की जो कथा है वो इतनी विलक्षण है, आप इसको समझिए। जब माँ सुभद्रा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उनका ध्यान बटाने के लिए उनके पति अर्जुन ने उनको चक्रव्यूह वेदन की क्रिया बतानी शुरू करी। उन्होंने इतने ध्यान से सुना कि और इतनी तन्मय हो गई सुनते सुनते कि उनकी झपकी लग गई और 6 द्वार वो सीख पाए, 7वें द्वार को नहीं सीख पाए, जिससे उनकी मृत्यु हुई। ये सब कहानी आपको पता है। आज इस पे रिसर्च हो रही है कि कितने कंसंट्रेशन से, कितनी एकाग्रता से सुभद्रा ने अपने पति की बात सुनी, उन्होंने किस श्रद्धा और विश्वास से वो बातों को आत्मसात किया और इस वजह से वो बालक अभिमन्यु के सबकॉन्शियस में वो रजिस्टर हुआ ज्ञान। और जब वातावरण में ऐसी परिस्थितियां बनी तो वो ज्ञान बाहर आया। तो क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं और जब वातावरण से स्टिमुलस मिलता है तो वो ज्ञान स्वतः बाहर आ जाता है। तो ये आज इस पे अभिमन्यु इफेक्ट की तरह से रिसर्च की जा रही है। हमको इसके माध्यम से भी गर्भवती माताओं को शिक्षा देनी चाहिए कि जो बातें उन्हें हम गर्भ संस्कार की क्लासेस में बताते हैं उनको पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण डिवोशन से, श्रद्धा से उसको आत्मसात करें, तभी वो जाकर के बच्चे के व्यक्तित्व में हमें वो बदलाव नजर आएगा। तो ये आज हमारी रिसर्च जो है हार्मोन्स के ऊपर, पेरीनेटल साइकोलॉजी पे, उसने प्रूव कर दिया है कि माँ का चिंतन, उसकी भावनाएं, उसका आहार, उसका वातावरण, उसकी दिनचर्या सभी बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती है। और ये देखिए माँ को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है कि ये सेल है, सबने पढ़ा होगा सेल बचपन में, और सेल के अंदर जो एनर्जी का सोर्स होता है जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और जो मैटरनल एग जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जबकि स्पर्म के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो टेल में रह जाते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो टेल तो बाहर रह गई, तो पिता के शुक्राणु के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी वो बच्चे के में नहीं गई, और जब फर्टिलाइज हुआ ओवम, उसकी जो ऊर्जा का स्रोत है वो माँ के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसीलिए मातृशक्ति को नमन किया जाता है। इस बात को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक ने भी स्टडी किया। उन्होंने फॉर्मेटिक कॉजेशन का एक सिद्धांत दिया और जिसके अनुसार जो बात हम कह रहे हैं ऑलरेडी कि विचार, भावनाएं, आहार और जो वातावरण है माँ का, वो ये तय करता है कि आने वाली संतान का गुण कर्म स्वभाव कैसा होगा, उसका चरित्र, चिंतन, व्यवहार कैसा होगा, क्योंकि उसके द्वारा एक स्ट्रॉन्ग मेटाफिजिकल फोर्स क्रिएट होता है जो बच्चे की पर्सनालिटी पे असर डालता है। लेकिन ये और भी ज्यादा एक्सेप्टेड और प्रूव्ड साइंस आ गई है, वो है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स थोड़ी सी आपको गूढ़ विज्ञान का विषय लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझाती हूँ। जीन्स आप सब जानते हैं, आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, और क्रोमैटिन जो कॉइल के रूप में होता है, जैसे कि स्प्रिंग होती है, वो कॉइल्ड रहता है अंदर, और उसी में हमारे जीन्स होते हैं, और जीन्स के एक सेगमेंट को हम डीएनए कहते हैं। अब ये जीन्स हम ये समझते थे, अभी वैज्ञानिक भी ये समझते थे कि जो भी हमारी पर्सनालिटी में है वो सब जीन्स के कारण है, चाहे हमारी आंखों का रंग, हमारी हाइट, हमारी बालों का कलर, हमारी स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी हमारे जो मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे हम जैसे डायबिटीज है किसी को, हाइपरटेंशन है, ये जो हमारी आदतें हैं वो सब जीन्स के कारण है। पर ऐसा नहीं है, आज विज्ञान ने बताया कि जीन्स के ऊपर भी एक चीज है, वो है एपीजीन्स। वो जीन्स के ऊपर टैग्स की तरह से अटैच हो जाती है और वो जीन को या तो ऑन कर सकती है या ऑफ कर सकती है। जब वो जीन को ऑन कर देगी तो जीन एक्सप्रेस होएगा, और जब वो जीन को ऑफ कर देगी तो वो जीन सप्रेस हो जाएगा। यानी कि जैसे हम बिजली के खटके को बंद कर देते हैं तो बिजली चली गई, स्विच ऑफ, ये हो गया जीन स्विच ऑफ हो गया। वो जीन है वहां, उसके डीएनए सीक्वेंस में कोई बदलाव नहीं है, वो जीन हमारे शरीर में है, लेकिन वो जीन के ऊपर जो गुण है, जिन गुणों का वो संवाहक है, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को वो कैरी कर रहा है, वो हमारी पर्सनालिटी में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि एपिजीनोम ने उसको सप्रेस कर दिया।
और ये जो एपिजेनेटिक टैग्स हैं ये स्वयं वातावरण से कंट्रोल होते हैं, जैसे कि माँ का आहार, गर्भ में ये एपिजेनेटिक मैकेनिज्म जो है वो ज्यादा सक्रिय होती है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करता है तब ये एपिजेनेटिक मैकेनिज्म ज्यादा सक्रिय होती है, जबकि ये एपिजेनेटिक्स का फिनोमिनन पूरी लाइफ चलता रहता है। हम पूरी लाइफ बदलते रहते हैं, हम वो नहीं है जो हम 10 साल पहले थे। हमारा जो पर्सनैलिटी है वो बदलती जा रही है, चाहे वातावरण के प्रभाव से, चाहे हमारे चिंतन के प्रभाव से, चाहे गुरुदेव की चेतना के प्रभाव से हम बदल रहे हैं। और ये विज्ञान है एपिजेनेटिक्स का। तो इसके द्वारा हम माँ को ये समझा सकते हैं कि अगर वो अपने वातावरण के नकारात्मक प्रभावों को रिवर्स कर दे, जैसे कि उसका आहार हेल्दी वर्सेस जंक फूड, वो अनहेल्दी फूड लेती है या सात्विक संस्कारित आहार लेती है, फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कितना एक्सपोजर है, जैसे कि एयर पोल्यूशन है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हमारे घर में जो क्लीनिंग सब्सटेंसेस होते हैं उसमें कितने केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स है, जैसे प्लास्टिक के खाने के बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसको माइक्रोवेव में रखते हैं, इन सब से एक दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीन्स के ऊपर। ये एपिजेनेटिक फिनोमिनन है। फिर उसके बाद वातावरण घर में कैसा वातावरण है, आपसी रिश्ते कैसे हैं, माँ को प्यार सम्मान मिल रहा है कि नहीं, माँ स्ट्रेस में तो नहीं है। अगर स्ट्रेस में रहती है तो स्ट्रेस रिलेटेड जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं और वो बच्चा भी स्ट्रेस हैंडलिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा और अपने क्रोध को, अपनी भावनाओं को, आवेश को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये है एपिजेनेटिक फिनोमिनन जो बहुत अच्छे से हमको समझाता है कि वातावरण का, माँ के चिंतन का, माँ के विचारों का, माँ की भावनाओं का प्रभाव किस तरह से बच्चे के जीन्स पर भी पड़ रहा है। और ये हम बताते हैं आपको कि ये कैसे होता है। तो बच्चा जो है माँ की भावनाओं को उसके हार्मोन्स के द्वारा समझता है। तो माँ जब प्रसन्न रहती है तो पॉजिटिव हार्मोन्स निकलेंगे, जैसे सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकेफिलिन, डोपामीन। जब माँ क्रोध में, आवेश में, तनाव में है तो कॉर्टिसोल निकलता है। ये हार्मोन्स माँ के सर्कुलेशन से प्लेजेंटा के द्वारा बच्चे के सर्कुलेशन में जाते हैं। और एक स्थान होता है ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आज रिसर्चर्स ने बता दिया लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस आता है जो पूरे हार्मोनल एक्सेस को कंट्रोल करता है। तो ये हाइपोथैलेमस सबसे ज्यादा हार्मोन्स के लेवल से प्रभावित होता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ को खुश रखो, माँ खुश रहेगी तो खुश मिजाज, प्रसन्न, एक होशियार, ये ना कहना चाहिए ओवरऑल कॉन्फिडेंट बच्चा पैदा होगा, ऑलराउंडर बच्चा पैदा होगा जो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। जबकि जब एक्सेसिव लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल होंगे तो माँ तनाव में रहेगी और इसके द्वारा क्या होता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी क्रियाशील हो जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है और इससे फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सारा ब्लड जो है वो मस्तिष्क में चला जाता है, माँ के यूट्रस में ब्लड की कमी हो जाती है और उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, नाड़ियों में सिकुड़न आ जाती है, बच्चे का वजन कम हो जाता है और ऐसे बच्चे रोने वाले, चिड़चिड़े और इनके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, पेट में दर्द होता रहता है, इनको याद करने की क्षमता कम हो जाती है, इनको पढ़ाई में दिक्कत हो जाती है, इनके मानसिक और कई तरह के शारीरिक विकार भी देखे गए हैं, डाउन सिंड्रोम, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, ये कई तरह के विकार हैं जो बच्चे की पर्सनैलिटी में आज प्रूव हो चुका है। पेरिनेटल साइकोलॉजी में इतनी रिसर्चेज हो चुकी हैं, ये प्रूव हो चुका है कि ये माँ के हाथ में है कि वो कैसी संतान को जन्म देती है और उसके लिए उसके घर वालों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वातावरण निर्माण में वो उनकी एक सक्रिय भूमिका है। तो उसके घर का वातावरण, जहाँ वो ऑफिस में काम करती है वहाँ का वातावरण, और स्वयं वो वातावरण के स्टिमुलस को कैसे परसीव करती है। एक पर्सनालिटी होती है जो बात बात में स्ट्रेस में आ जाती है, छोटी सी बात भी उसको लग जाती है और वो स्ट्रेस में आ जाती है या रोने लगती है या परेशान हो जाती है। और एक होती है थोड़ी प्रसन्न चित्तमाएं, वो उनको ठीक है इधर से सुना इधर से निकाल दिया, लेकिन वो हमेशा खुश रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ों की अवज्ञा करें, किसी की बात ना माने, लेकिन वो इतना दिल पे नहीं लगाती चीजें। तो ये पर्सनैलिटीज बेटर हैं जो एक प्रसन्नचित्त बच्चे को जन्म दे सकती है।
अब बार बार हम आहार पे इतना जोर दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आज ये प्रूव हो गया है कि माँ के मतलब माँ के गलत आहार लेने से कुपोषण होता है। वो आहार चाहे मात्रा में कम हो चाहे गुणवत्ता में कम हो, और उससे क्या होता है कि उससे आगे चलकर बच्चे के अंदर डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, मानसिक और व्यवहारिक समस्याएं आती है, जिसको नाम दिया गया फोड, फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्टहुड डिजीजेस। और ये भी एक एपिजेनेटिक फिनोमिनन ही है। ये देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इसीलिए प्री प्लानिंग का लेक्चर रेखा दीदी ने आपके लिए रखवाया है। जब शुक्राणु और अंडा, पिता के शरीर में शुक्राणु और माँ के शरीर में अंडा, बच्चा अभी बना नहीं है, बच्चा अभी कंसीव नहीं हुआ है, जब इस तरह की शुक्राणु और अंडा बनने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, वो अपने मैच्योरेशन पे पहुंचने वाली है, तब एक कम्प्लेक्स, एक रहस्यमयी प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। उससे क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर जीन्स की एक्टिविटी बदल जाती है, वो साइलेंट हो जाते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं, और ये केवल एक में होता है, या तो एग में होगा या स्पर्म में होगा। और उस दौरान माता पिता के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के दौरान, वो उस संतान को प्रभावित करेगा जिसका अभी कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, और ये उसके आने वाली जनरेशन्स तक को प्रभावित करता है। इसीलिए कोई भी बच्चा बिना प्लानिंग के इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। और जब तक हमारे पास माँ आती है तब तक इतनी देर हो जाती है, क्योंकि पहले 8 हफ्ते में ही सारे इंपॉर्टेंट जो अंग हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, तेजी से बनते हैं। विशेष करके मस्तिष्क जो गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद ही बनना शुरू हो जाता है। अभी माँ को मालूम भी नहीं है कि वो उसने कंसीव कर लिया, उसने अभी टेस्ट भी नहीं किया, तब तक ब्रेन के कई इंपॉर्टेंट अंग, यानी कि ब्रेन का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर 5वें सप्ताह तक बन चुका होता है। तो अब जो विकार आने थे, मान लीजिए किसी तरह का आघात लगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, जैसे हम बहुत अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल का, लैपटॉप का, वाईफाई का, या कोई गलत दवाई खा ली गई, या किसी प्रकार से सिगरेट, अल्कोहल का एक्सपोजर हो गया, तो ये जो प्रभाव है वो मस्तिष्क को आघात पहुंचा सकता है। डेवलपमेंटल एनोमलीज बच्चे के अंदर आ सकती हैं, और हम फिर इस विषय में कुछ ज्यादा कर नहीं पाते। इसीलिए प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्रेन के इंपॉर्टेंट अंग है, जैसे न्यूरल प्लेट, न्यूरोएक्टोडर्म, वो पहले मतलब शुरू के 4-5 हफ्ते तक ही बन जाते हैं। और इसमें अगर विकार आ गया, जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, तो ये बच्चे जीवित भी नहीं रह पाते। और इसके लिए एक छोटी सी दवाई फोलिक एसिड बताई जाती है गर्भधारण से 3 माह पहले। अब जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं, जब जिसे हम कहते हैं दूसरा त्रैमासिक शुरू होता है, तो इसी में स्वाद की इंद्रियां बन जाती हैं, बच्चा महक पहचानने लगता है। 16 सप्ताह में ही बच्चा आपके आवाज पहचानने लगता है, और वो विभिन्न आवाजों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकता है और अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। अब इस बात को फ्रेंच साइंटिस्ट अल्फ्रेड टोमेटिस ने बहुत अच्छे से पढ़ा। उन्होंने देखा कि जो कॉक्लियर सिस्टम है, जो हमारे सुनने का पूरा ऑर्गन है, वो तो 24 सप्ताह तक डेवलप होता है, फिर भी बच्चा 16 सप्ताह में कैसे आवाज को सुन पाता है और अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो उन्होंने देखा जो सेल्स ऑफ कार्टाई होते हैं सुनने वाले, वो उसके पूरे शरीर पे, पूरी त्वचा पे मौजूद हैं, और तभी वो एक पूरा शरीर एक बड़े कान की तरह बिहेव करता है और बच्चा सुन पाता है। और 16वें सप्ताह में मस्तिष्क की जो कोशिकाएं, न्यूरॉन्स हैं, वो 2.5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ने लगती हैं। अब 6ठे माह में ये और डबल हो जाती है, न्यूरोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं 5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ रही है। साइनेप्टोजेनेसिस जो है वो 1.8 लाख पर सेकंड की तरफ से तेजी से बढ़ती है। अब क्या है, ये न्यूरोनल सर्किट्स डेवलप हो रहे हैं। अब जैसे जैसे ये न्यूरोनल सर्किट्स डेवलप हो रहे हैं, तो जो स्टिमुलस हम उनको देंगे वो ग्रहण करेगा, वो सूचनाएं ग्रहण कर रहा है, सारे रिकॉर्डिंग कर रहा है,
उसकी प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है। इमोशनल सेंटर्स जो हैं वो ट्यून अप हो जाते हैं। अब माँ की ब्लड केमिस्ट्री में जो भी चेंजेस हो रहे हैं हार्मोन्स के द्वारा, कि मतलब पॉजिटिव हार्मोन्स निकल रहे हैं या स्ट्रेस हार्मोन्स निकल रहे हैं, वो बच्चे तक वो मैसेज जाने लगा और वो उसको डिकोड कर पा रहा है और अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। स्वाद की इंद्रियां बन जाती हैं। अब ये देखिए, ये हम वीडियो आपको दिखाते हैं कि जब माता पिता लड़ते, पहले बच्चा शांत रहेगा, आप ध्यान से देखिएगा, जब माता पिता तेज तेज आवाज में लड़ते हैं तो किस तरह से बच्चा चौंक जाता है। देखा। और दूसरी तरफ माँ अगर शांत है, खुश है, सुकून में है, तो वो देखिए वो बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा। माँ उसको कहानी सुना रही है, लोरी सुना रही है। ये एक्चुअल अल्ट्रासाउंड वीडियोस हैं, केवल एक एविडेंस के तौर पे आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि ये अभिमन्यु की कहानी कोई कल्पना नहीं थी। म्यूजिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गर्भकाल के दौरान, क्योंकि जो न्यूरोजेनेसिस का जो प्रक्रिया चल रही है, जो न्यूरोनल पाथवेज बन रहे हैं, उसमें संगीत बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत अगर सुरीला होना चाहिए, कर्णप्रिय होना चाहिए, सॉफ्ट होगा और गूंजने वाला होगा, तो उससे जो न्यूरोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो और तेज हो जाती है और न्यूरोनल पाथवेज जो है वो और ब्रॉड होने लगते हैं। तो जो मानसिक क्षमताएं बच्चे की वो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। इसको हम कहते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस अगर हमने गर्भ से डेवलप कर दी तो और कई तरह की इंटेलिजेंसेस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं। और आज इस विषय को मल्टीपल इंटेलिजेंस के रूप में पढ़ा जा रहा है। तीसरे त्रैमासिक में 8 महीने में ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है। मेमोरी, जो इम्प्लिसिट मेमोरी है, उसका सेंटर डेवलप हो जाता है। सीखने का यानी कि लर्निंग के केंद्र डेवलप हो जाते हैं, सभी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। बच्चा का सबकॉन्शियस माइंड, ये गर्भ उपनिषद में विशेष तौर से दिया हुआ है कि गर्भस्थ शिशु का जो मस्तिष्क है वो बच्चे के और प्रौढ़ मस्तिष्क से अधिक क्रियाशील होता है। इसीलिए बच्चा लगभग 5000 नए शब्द सीख सकता है माँ के द्वारा केवल। बच्चा जो है कई भाषाओं को रजिस्टर कर सकता है। थॉमस वर्नी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर बहुत कार्य किया है और उन्होंने एक संस्था बनाई है, आपा, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेरीनेटल साइकोलॉजी, और एक कुछ टर्म और है। तो उन्होंने किताब लिखी है, सीक्रेट लाइफ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, और उसमें एक जिक्र किया गया है ऑटिस्टिक बच्ची का। वो फ्रेंच परिवार में पैदा होती है, ऑटिस्टिक है वो, और बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं देती अपनी माता पिता को, यानी कि उसको फ्रेंच समझ में नहीं आ रही, बोल नहीं पाती। लेकिन जब उससे अंग्रेजी में बात करी जाती है तो वो फ्लुएंटली बोलने लगती है। माँ इस बात को समझ नहीं पाती। जब उस पर रिसर्च की गई तो देखा गया कि माँ ऐसे ऑफिस में काम करती थी जहाँ पे केवल इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग होता था, अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता था गर्भकाल के आखिरी 3 महीने में। तो उस बच्ची ने अंग्रेजी भाषा से सीखी। आज हम प्रमोट करते हैं अपनी गर्भवती माताओं को कि वो संस्कृत सीखें, क्योंकि संस्कृत का रिसर्च हो चुकी है कि किस तरह से वो मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है। मस्तिष्क में ग्रे मैटर बढ़ जाता है संस्कृत के श्लोकों के उच्चारण से। अभी आगे बताएंगे। 9th मंथ में मस्तिष्क का आकार बढ़ गया। कुछ कह रहे हैं प्लीज? प्रोग्राम मतलब कुछ प्रश्न के लिए भी समय रखें, क्योंकि अच्छा ठीक है, बस अभी वाइंड अप करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये विभिन्न सूचना एकत्रित करने लगता है। हाँ, ये बेबी हम इसलिए दिखा रहे हैं, ये हमारे गर्भ संस्कार को फॉलो किया माँ ने। ये संगीत जो माँ गर्भ में सुनती थी उसको बच्ची पहचान लेती है। देखिए अपना रिएक्शन दे रही है। ये इस बच्ची को मैंने डिलीवर कराया है, ट्विंस पैदा। बोलो। इसकी माँ बहुत ओम उच्चारण करती थी। वीडियोस केवल आपको ये बताने के लिए है कि अब डाटा हमारे पास आ रहा है, और इसीलिए अब हम बहुत ज्यादा इस पीछे ना पड़े कि बच्चा हमारा IIT में सेलेक्ट हो, IIM में सेलेक्ट हो। IQ के साथ साथ हमें EQ, इमोशनल क्वोशंट,
यानी कि अपनी भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझते हुए व्यवहार करना, इसको भी डेवलप करना है। और एसक्यू यानी कि स्पिरिचुअल क्वोशंट, जिसमें है मानवीय गुणों का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, उसको भी डेवलप करना है। तो जो हम गर्भ संस्कार की क्लासेस ले रहे हैं उसमें ऐसी एक्टिविटीज लेते हैं जैसे कभी आईक्यू बढ़ाने वाली, यानी कि लेफ्ट ब्रेन को की पावर को इंक्रीज करने वाली, फिर क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए राइट ब्रेन एक्टिविटीज, या एसक्यू बढ़ाने के लिए ध्यान और जप का सहारा लिया जाता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं अभी। और किस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं, ये सब संकल्प हैं जो कर्म कांड जब कराया जाता है गर्भ संस्कार का, उस समय आश्वस्तना के स्टेप में ये जो है दोहराए जाते हैं, बकायदा उनसे कहा जाता है बोलने के लिए। और जो दिनचर्या है माँ की, वो मैं आपको 2 मिनट में बता देती हूँ किस तरह से हम उसको गाइड करते हैं। उसके भी संकल्प है माँ के, उसको भी दोहराते हैं कि वो नियमित स्वस्थ दिनचर्या का पालन करेगी, सूर्योदय से पहले जागरण करेगी, आत्मबोध साधना, उषापान, योगासन, जप, ध्यान, प्राणायाम करेगी, नित्य धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेगी। बच्चे में अच्छे गुणों के विकास के लिए उसको 4 घंटे का अच्छा सुखदायी संगीत, स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, प्रवचन या गर्भस्थ शिशु से सकारात्मक बातें करके गुड साउंड एक्सपोजर देगी। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेगी, शौर्य, साहस, सफल व्यक्तियों के जीवन चरित्र और मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाले साहित्य को पढ़ेगी और ऐसे चित्र और सद्वाक्य अपने चारों तरफ लगाएगी जिससे अच्छे इम्प्रिंट्स बने ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो इमेजेस पे काम करता है। डरावने और उत्तेजना देने वाले सीरियल्स से बचना है, ऐसी अश्लील साहित्य से बचना है, अश्लील संगीत से बचना है। इस तरह की एक्टिविटीज मैंने आपको बताई जो ब्रेन की पावर को बढ़ाती हैं। फिर नेगेटिव इमोशन से बचना है और घर में आस्तिकता और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए कुछ कंबाइंड एक्टिविटी जैसे रोज गायत्री चालीसा का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, सामूहिक आरती करना, सामूहिक भोजन करना, ये करना है। अच्छे अच्छे चित्र लगाएं, गार्डनिंग करें, पेड़ पौधे लगाएं, नेचर को डेवलप करें, ड्राइंग करें, पेंटिंग करें। आहार की आपकी क्लास होएगी पूरी डिटेल में। अब ये मस्तिष्क पर कैसे प्रभाव पड़ता है, अगर समय नहीं है तो इसको दिनचर्या में आप समझ लीजिएगा। बाकी ये केवल साइंस है पूरी, तो इसके लिए अगर कहेंगे तो कभी और भी समझा सकते हैं। और ये पूरा संतुलित सात्विक भोजन का है। बस रेडिएशंस के दुष्परिणाम हमारे शिशुओं को, बच्चों को, गर्भवतियों को, सभी युवाओं को जानने चाहिए कि किस तरह से रेडिएशन जो है बड़े प्रौढ़ मस्तिष्क में 25% तक भेदन करता है, 10 साल के बच्चे तक लगभग 50% ब्रेन को अफेक्ट करता है, और छोटे 5 साल से कम बच्चों को, 5 साल से कम की उम्र के बच्चों को 75% तक प्रभावित करता है, क्योंकि ये प्लेजेंटल बैरियर को पार कर सकता है, तो ये गर्भस्थ शिशु को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और कई कैंसर इससे रिलेट किए गए हैं। और जो बहुत ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती हैं माएँ, उनके अंदर देखा गया है कि अधिक थकान, चिंता, नींद और अवसाद का उनमें अधिक प्रावधान, उसमें देखा गया है कि उसमें इंसिडेंस ज्यादा होता है। इनफर्टिलिटी के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें भी रेडिएशन का दुष्परिणाम सामने निकल के आया है। ये गर्भवती की आदर्श दिनचर्या है जो आपको अलग से पढ़ाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज आपको गर्भ का ज्ञान विज्ञान और साथ में गर्भ संस्कार का ज्ञान विज्ञान भी अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। और आपको कुछ पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी, बहुत ही जानकारी वाला सेशन था। तो अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो, वैसे तो इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो गए होंगे, मैं समझ सकता हूँ, फिर भी अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो वो अपना प्रश्न रख सकते हैं।